नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संधि के में यण संधि को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आप लोगों ने गुण संधि को और दीर्घ संधि को आप लोगों ने पढ़ा, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वह प्लेलिस्ट में जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आइए अब हम लोग आज शुरू करते हैं यण संधि। ठीक है दोस्तों, यण संधि। ठीक है, यण संधि का जो सूत्र है यह भी स्वर संधि का तीसरा भेद है। यण संधि क्या है? स्वर संधि का तीसरा भेद है, तीसरा प्रकार है। पहला स्वर संधि का भेद क्या हमने आपको बताया? दीर्घ संधि। दूसरा हमने बताया गुण संधि। अब हम लोग तीसरी संधि को यण संधि को पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले यदि आप लोगों ने हमारे इस चैनल सर्वोदय ज्ञान अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल को भी क्लिक करें, जिससे जो भी हमारी वीडियो बने उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, वीडियो को आप लाइक करना ना भूलिए। ठीक है, अभी आप लाइक करें क्योंकि बहुत ही आनंद आने वाला है पढ़ने में। ठीक है ना, तो आइए हम लोग देखते हैं यण संधि। ठीक है, यण संधि का सूत्र है इको यणच। इको यणच। इको यणच। दोस्तों इसमें देखिए इक यण अच तीन पद हैं सब। इक यण और अच। अगर इसको आप समझ गए तो सूत्र एकदम आसानी से आप समझ जाएंगे। इक प्रत्याहार है। इक के अंतर्गत अभी गुण संधि में हमने आपको बताया कि इक प्रत्याहार है। इक प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? 4 वर्ण आते हैं, ई, उ, री और लृ। इक के अंतर्गत 4 वर्ण, ई, उ, री और लृ। यण के अंतर्गत भी 4 वर्ण, य, व, र, ल। और अच, अच का मतलब अच जो है अच का सप्तमी विभक्ति का रूप है, सप्तमी विभक्ति एकवचन। ठीक है, तो अच वहां पर क्यों हो गया है इसके पीछे तो आपको लोक सिद्धांत कौमुदी के अंदर पढ़ना पड़ेगा, वहां पर मैं बताऊंगा अभी। लेकिन यहाँ पर आप इतना जानिए कि इक यण अच, अच की जगह पर आप अच समझिए। ठीक है ना, इक के अंतर्गत 4 वर्ण, ई, उ, री, लृ। यण के अंतर्गत 4 वर्ण, य, व, र, ल। और अच के अंतर्गत समस्त स्वर। अब इसका तात्पर्य यह है कि जब इक के स्थान पर यण होता है, इक के स्थान पर यण, देखिए अब ऐसे आप समझिए, इक, ई, उ, री और लृ। यण का तात्पर्य हो गया य, व, र, ल। ठीक, और अच का तात्पर्य हो गया सभी स्वर। लेकिन यहां पर ई के स्थान पर देखिए एकदम क्रमशः है। ई के स्थान पर य होगा, अगर ई आ रहा है तो य, उ आ रहा है तो व, री आ रहा है तो र और लृ आ रहा है तो ल। ठीक है ना, ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और लृ के स्थान पर ल होगा। लेकिन कब होगा? जब उसके बाद क्या हो? कोई असमान अच हो, यानी स्वर हो। अच का मतलब हमने आपको बताया है स्वर। ठीक है ना, अच का तात्पर्य क्या हुआ? स्वर। लेकिन अच जो है, जो स्वर है वह असमान हो, समान नहीं होने चाहिए। अगर समान हो गए तब तो वह दूसरी संधि हो जाएगी, वह दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है ना, असमान स्वर होना चाहिए। कोई भी असमान स्वर आए, दूसरे पद का पहला वर्ण। ठीक है ना, तो इतनी बात तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है ना, लेकिन आप इसको देखिए, अगर नहीं समझ पाए हैं तो फिर आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसको बताऊंगा, आपको समझाऊंगा। जितनी बार नहीं समझेंगे एकदम पूरी तरह से, वैसे तो मैं कोशिश करूंगा आप एक बार में समझ जाएं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कमेंट कीजिए। देखिए अब मैं आपको एक एक को, यानी इसका अर्थ यह हुआ कि जब ई, उ, री, लृ के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और लृ के स्थान पर ल हो जाता है। ये तो परिभाषा हो गई सीधी सी यण संधि की। ठीक है ना, लेकिन अब हम आपको उदाहरण के द्वारा इसको मैं बता रहा हूं। आप देखिए, जैसे सुधी धन उपास्य, सुधी धन उपास्य। ठीक है ना, सुधि धन उपास्य। अब ध में ई आ गया, देखिए सु, ध पर हलंत, ई प्लस उ, पास्य। अब यहां पर देखिए सुधि
ध में ई है, ई को हमने अलग कर दिया और ई के बाद क्या आ गया, असमान स्वर उ आ गया। अगर उधर ई रहता तब तो दीर्घ संधि हो जाती, लेकिन क्या आया, उ आया। तो अब ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। ठीक है, तो बन जाएगा शुद्ध हलंत य प्लस उपास्य। ठीक है, अब अब ध चूंकि स्वर निकल चुका है तो ध आधा हो जाएगा, ध्य, अब उ चला आएगा या पर, उपास्य। तो क्या शब्द बन गया आपका, शुद्ध्योपास्य। ठीक है ना, इतनी बात आप लोग समझ गए। अब इसको देखिए, ये उदाहरण मैंने आपको बताया। अब दूसरा उदाहरण मैं और बताता हूं, आप देखिए। जैसे कि यदि धन अपि, यदि धन, देखिए यदि प्लस अप। ठीक है, अब यद हलन हो गया, ये निकाल लिया हमने, प्लस अपि। ठीक है, अब ई के स्थान बाद क्या आ रहा है, असमान स्वर अ आ गया, असमान है तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, य। तो बन गया य, द है, य प्लस पी। ठीक, तो बन गया आपका यद्यपि, यानी द्य, विद्या वाला द्य किससे बनता है, द और य मिलके बनता है विद्या वाला द्य, तो बन गया यद्यपि। ठीक है ना, यद्यपि बन गया। इसी प्रकार से देखिए, रेस कर देता हूं इसको। जैसे इति धन आदि, इति धन आदि, इति धन आदि, ई तो ई प्लस आ दी। ठीक है, तो फिर हो गया इत, ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद असमान स्वर है, य प्लस दी। ठीक है, और फिर बन गया आपका इत्यादि। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका। और इति धन आदि, इति धन आदि, इति त का ई और आदि का आ, फिर इसमें से इसको निकाल लिया हमने, ई के स्थान पर यह हो गया और यह बनकर बन गया आपका इत्यादि। ठीक है ना। अब दूसरा देखिए, जैसे कि जब हमने बताया कि उ के स्थान पर क्या हो जाता है, व हो जाता है, ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व। जैसे मधुधन अरि, मधु प्लस अरि, अब म ध पे हलंत, उ हमने आपको देखिए मैं स्पष्ट करने के लिए निकाल रहा हूं इसको, प्लस अ प्लस सॉरी री। ठीक है ना, अब म ध पे हलंत, अब उ के स्थान पर क्या हो गया, ध के उ, व हो गया, प्लस क्या हो जाएगा, री, और निकल गया उसमें से, तो बन गया आपका भैया जी मध्वरी ही। ठीक है ना, ये क्या बन गया, मध्वरी ही। ठीक है ना। इसी प्रकार से देखिए, दूसरा शब्द मैं आपको बता रहा हूं, बहुत प्रचलित शब्द आप लोग सुने होंगे, सुधन आगतम, सु प्लस आगतम। ठीक है ना, अब स का उ हमने निकाल लिया, हलंत कर दिया, और ये हो गया उ प्लस आ गतम। ठीक है ना, अब उ के स्थान पर क्या हो जाएगा, वह हो गया, तो स पर हलंत, व प्लस आ ग तम, और बन गया फिर स्वागतम। ठीक है ना, ये क्या बन गया, स्वागतम बन गया। इसी प्रकार से आइए देखिए अगला, फिर क्या बनता है, अगला जो वर्ण है वह है ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व,
तो ये दोनों चीज तो हमने बता दिया, ठीक है ना। अब री के स्थान पर क्या बनता है, र बनता है। जब री के बाद कोई असमान स्वर आए, कोई भी असमान स्वर, तो बन जाता है जैसे पितृधन आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा, ठीक है ना। अब पी, अब तो पर हलंत कर दिया हमने, और ये हो गया आपका री प्लस आ प्लस ज्ञा, ठीक है ना। अब पित हलंत, अब री के स्थान पर चूंकि री के बाद असमान स्वर आ आया है तो बन गया यहाँ पे र प्लस आज्ञा, ठीक है ना। और दोनों को मिला दिया हमने तो त्रिशूल बन गया, पित्राज्ञा। यंत्र कैसे बनता है, त और र वर्णमाला परिचय में मैंने आपको बताया, वहां पर आप लोग देख सकते हैं संयुक्त वर्ण में कि त और र मिलके त्र बनते हैं, त र और अ, ठीक है ना, पित्राज्ञा। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं, धात्रिधन अंशः, धात्रिधन अंशः, ठीक है ना। अब धा पर हलंत, री प्लस अंशः, ठीक है ना। अब री और उसके बाद असमान स्वर, तो री के स्थान पर क्या हो जाएगा, धा र प्लस अंशः, फिर क्या हो गया आगे, धा त्रंश, ठीक, अनुस्वार चला गया उसके ऊपर, ठीक है ना। तो बन गया आपका पूरा का पूरा जो पद है, जो शब्द है, वो बन गया धात्रंश, ठीक है। तो अब इसमें एक वर्ण अभी और बचा है, लृ, ठीक है ना। एक में अभी लृ बचा है, हम लोग उसको भी देख लेते हैं कि उसका जैसे बहुत ज्यादा तो नहीं आता है, तो एक शब्द हैं उसके जो ऑथेंटिक बुक्स में दिए गए हैं, जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी वगैरह में, तो वहां पर जैसे एक शब्द है लृ धन आकृति, परीक्षा में पूछा भी जाता है, ठीक है, लृ प्लस आकृति, ठीक है ना। अब लृ के बाद क्या आ गया, सीधे सीधे असमान स्वर आ गया, तो लृ, ठीक, तो सॉरी, लृ में से हमने क्या निकाल दिया, लृ जो है, सॉरी पूरा है ये, लृ आपका ये पूरा है, प्लस आकृति। अब लृ के स्थान बाद क्या आ गया, असमान स्वर आ है, तो लृ के स्थान पर ल हो गया, ठीक, और आ गया इसमें ला पर, और शब्द आपका बन गया लाकृति, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जब भी इको यणच सूत्र में, यानी यण संधि में, यण संधि का सूत्र है इको यणच, इक के बाद जब कोई असमान अच आए यानी असमान स्वर आए, तो ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और लृ के स्थान पर ल हो जाता है। और इसको हमने एक एक वर्ण को अलग अलग आपको उदाहरण के द्वारा हमने स्पष्ट किया, और हमने आपको बताया। अगर किसी प्रकार की आपको डाउट है, किसी प्रकार का कहीं पर संदेह है, तो आप कमेंट करें और इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।